एक्चुअली सही बताऊं तो जब एग्जाम्स करीब आने लगती हैं, एक्चुअल एग्जाम्स, तब बोर्ड एग्जाम्स थी पहले, तो उसके लिए तो मैंने 12th का सिलेबस पे पूरा फोकस किया था। 11th को भूल गई थी उस टाइम। लाइक फॉर 3 months आई वाज लाइक 12th पूरा कंप्लीट करना है। मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि जब मैं बोर्ड एग्जाम्स खत्म करूं, उसके बाद मुझे 12th का कोई टॉपिक देखना नहीं पड़ना चाहिए। मेरा इतना थरो हो जाना चाहिए कि उसके बाद जब मेरी फाइनल मेन नीट एम्स IIT आए, तब आई ओनली हैव टू रिवाइज द 11th पार्ट। तो दैट वाज वन वेरी क्रूशियल थिंग कि मेरा 11th का उस टाइम एकदम रिफ्रेश हो गया था कि मैंने 12th का तो अभी कर रखा है एंड 11th का मैं एकदम एग्जाम के पहले करके जा रही हूँ। तो दैट वाज टुवर्ड्स द एंड ऑफ 12th, बट ड्यूरिंग माय 12th आई वुड से कि मैं अपनी 11th की NCERT में मतलब चीजें लिख के रखती थी। वो जो साइड की मार्जिन्स होती है उसमें अगर देयर इज समथिंग कि मुझे याद रखना है तो मैं उसको वहीं पे लिख के रखती थी। तो दैट वाज वन वे कि मुझे अगर अपनी नोट्स देखनी हो तो भी मुझे टेक्स्ट बुक थ्रू ही देखनी पड़ेगी। तो मैं टेक्स्ट बुक पे भी नजर जाती थी या नोट्स पे भी नजर जाती थी। एंड देन जब एग्जाम्स होती थी 12th में कोचिंग की और प्रैक्टिस पेपर्स होते थे, तब जो भी कॉन्सेप्ट मुझे ये लगता था कि ये 11th का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने सही से नहीं किया, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, इवन मेरा क्वेश्चन अगर सही हो गया बट मुझे सही से याद नहीं आ रहा, तो आई यूज्ड टू गो बैक एंड रीड दैट होल चैप्टर। तो इस तरीके से मैंने आई थिंक 12th में भी 2 बार पूरा 11th तो आराम से रिवाइज कर लिया होगा। लाइक ऐसे ऐसे करते करते, उसके लिए स्पेशल टाइम अलॉट करके नहीं, जस्ट ऐसे एग्जाम के एनालिसिस के टाइम बस पढ़ लिया। थ्योरी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, लास्ट वाले टाइम में उसे कैसे किया जाए। तो मेरी स्ट्रैटेजी होती थी कि मैं 2 हाइलाइटर्स मतलब मैं मटेरियल्स रिक्वायर्ड बता देता हूँ। मैं 2 हाइलाइटर्स यूज़ करता था, एक छोटी नोटबुक और चार्ट पेपर। मतलब ये 3 चीज़ें अगर आप यूज़ कर लोगे तो आप लास्ट में आपकी रिविजन आप मतलब थोड़ी सिस्टमैटिक वे में कर सकते हो। क्योंकि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो पढ़ा है उसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ तभी है अगर आप लास्ट पेपर वाले दिन उसे रिकॉल कर सकते हो। अदरवाइज आप जितना मर्जी पढ़ लो, अगर आप पेपर वाले दिन आपको सोचना पड़ रहा है कि ये क्या था तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप पहले तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो चीज़ें आपको जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो आपने उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं समझ आई, वो आपने एक टाइप के हाइलाइटर से मार्क कर ली और अपने टीचर से क्लियर कर ली वो चीज़। ठीक है। और दूसरी चीज़ होगी, एक आपने दूसरे कलर का हाइलाइटर यूज़ किया जिससे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर रहे हो जो आपको एग्जाम से पहले पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ चीज़ें बहुत लॉजिकल सी होती हैं, स्टोरी में होती हैं, वो आपको पता है कि मेरे को याद आ जाएंगी। बट कुछ चीज़ जैसे बहुत रैंडम सा कोई फैक्ट है बीच में जो आपको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपने देखा हुआ है, तो आपने वो चीज़ एक दूसरे हाइलाइटर से मार्क कर ली ताकि लास्ट में आपको सिर्फ वो हाईलाइटेड जो आपको डाउट था वो पढ़ना है और जो आपने इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया था वो पढ़ना है। इवन क्वेश्चंस करते टाइम जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ उसको एक टाइप के हाईलाइटर से आपने डाउट वाले हाईलाइटर से कर लिया मार्क। और कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो हमें बहुत अच्छा लगता है जिसमें हमने कोई गंदी सी गलती करी होती है एंड फिर हमें वो गलती रियलाइज होती है, फिर हमें लगता है कि ये गलती एग्जाम में भी हो सकती थी हमसे, तो वो आपने दूसरे वाले हाइलाइटर से मार्क कर लिया ताकि आपने एग्जाम के पहले वो चीज़ें भी देख ली एक बार। एंड जहाँ तक तीसरी बात रही चार्ट्स की, उसमें मेरे को ऐसा लगता था हमेशा से कि ऐसे कोई चीज़ मेरे रूम में ऐसे लगी हो और मैं बस लेटा पढ़ा रहा हूँ और उसको पढ़ता रहूँ, तो वैसी चीज़ करता था मैं। तो जैसे स्पेशली ऑर्गेनिक में कुछ माइंड मैप्स आपको कभी देखने को मिलेंगे जिसमें जैसे कन्वर्जन्स होती हैं कि बेंजीन से टॉलुइन बना, टॉलुइन से आगे कुछ और बना, ऐसे करते करते मेरे को भी नहीं याद आ रहे अब कौन से कंपाउंड्स थे, बट जो भी कन्वर्जन्स है उनको आपने एक माइंड मैप के फॉर्म में प्रिपेयर कर लिया जिससे आपको वो चीज़ बहुत ईजी वे में आपके पास आपके सामने हो और वो चीज़ आपकी दीवार पे लगी हुई है, तो आप जब भी रूम पे आए आपने एक बार नज़र मारी, बस आपको थोड़ा सा एक बार उस चीज़ का इंटरनलाइजेशन हो गया और मतलब एक पॉइंट के बाद आप कॉन्शियसली उस चीज़ को पढ़ना बंद कर देते हो। वैसे तो मतलब ऐसे आप कमरे में आते हो तो वो चीज़ जस्ट एक ऑब्जेक्ट लगती है, बट अब जब कभी भी बैठे हो और आपको लग रहा है कि मुझे रिवाइज करना है तो आपने बस नज़र मारी और आपका वो एक पोर्शन गो थ्रू हो गया है। तो वो चीज़ एक तो मेरे रूम में से 10-12 चार्ट्स लगे रहते थे, मतलब वो आई थिंक अभी भी मेरी मम्मी ने शायद मेरे रूम से सारे ना निकालने हो, 1-2 कोई छोड़ दिया हो। तो बस वैसी चीज़ें। और एक मैं बीच बीच में ज़्यादा नहीं यूज़ किया मैंने, खैर, बट ये मैंने किसी से सुना था, मुझे अच्छा लगा, अगर किसी को अच्छा लगे तो इम्प्लीमेंट कर सकता है कि आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है तो आपने उसे अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर लिया और फिर बाद में आपने उसे प्ले कर लिया। तो मतलब स्पेशली जो लोग ऑडियो से ज़्यादा
लर्निंग को प्रेफर करते हैं, तो वो एक बेटर चीज़ है। आपने कोई चीज़ अपने आप को खुद एक्सप्लेन करी और आप उस चीज़ को आपने यूज़ कर लिया। और खुद एक्सप्लेन करने वाली बात भी एक मेरी लर्निंग स्ट्रैटेजी रहती थी कि मैं मतलब ऐसा मतलब कॉमन चीज़ है ये कि आप किसी चीज़ को, कोई सब्जेक्ट किसी को पढ़ा रहे होते हो तो आप उसको काफ़ी सीखते हो उससे, आपको चीज़ें याद ज़्यादा रहती हैं, एक्सप्लेन करते हो आप खुद भी अच्छा अंडरस्टैंड करते हो। तो आप ऐसे प्रिटेंड कर लो कि आप टीचर हो, आप एक्सप्लेन कर लो तो आपको अच्छे से वो चीज़ याद। मतलब आप किसी भी एक को छोड़ नहीं सकते, मतलब ना तो मॉक टेस्ट छोड़ सकते हैं ना रिवीजन छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं सिर्फ मॉक टेस्ट ही सॉल्व करूंगा तो जो मॉक टेस्ट में जरूरी नहीं है कि हर एक टॉपिक से हर एक लाइन से हर एक क्वेश्चन आ ही जाए, बिल्कुल, तो वो कुछ चीज़ें तो छूट ही जाएंगी अल्टीमेटली। तो स्पेशली दोनों चीज़ें जरूर, मतलब मॉक टेस्ट तो जरूरी है क्योंकि हमें तो एक क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे हमें एंड एग्जाम के दिन, तो मॉक टेस्ट जरूरी है ही, उसके साथ साथ रिवीजन भी जरूरी है। मतलब अगर 1-2 महीने बचे हुए हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मतलब 2-3 दिन में एक टेस्ट दे लो, फिर उसके बाद जैसे जैसे रिवीजन कंप्लीशन की ओर बढ़ने लगे तो फिर आप मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। तो यार अमन, अभी लास्ट 2 मंथ्स के लिए किसी नीट एस्पिरेंट को क्या एडवाइस करोगे कि खूब सारा रिवीजन करें, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें लास्ट के मंथ्स में, कि खूब सारे मॉक पेपर लगाएं? सर मैं ये कहूँगा कि आप दोनों चीज़ों में से किसी भी एक को एकदम छोड़ नहीं सकते। ना तो आप कंप्लीट रिवीजन पे फोकस कर सकते मॉक टेस्ट छोड़ के, और ना सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते रिवीजन छोड़ के। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलनी चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट में कई बार ऐसा होता है कि सारे पॉइंट्स एक टॉपिक के, एक पैराग्राफ के सारे पॉइंट्स आप क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं दे सकते एक चैप्टर से, तो वो पॉइंट हो सकता है आप मिस कर दें लेकिन एग्जाम के टाइम पे वो क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए सिर्फ मॉक टेस्ट पे रिलाई करना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं बारीक चीज़ें, वो हम थ्योरीज पढ़ के और सिलेबस रिवाइज करके ज़्यादा अच्छे से कवर कर सकते हैं। और अपने सिलेबस को मतलब कैसे हमने प्रिपेयर किया है, कितने लेवल का हमारा प्रिपरेशन है, उसको टेस्ट करने के लिए मॉक टेस्ट ज़रूरी है। मतलब अगर लास्ट के 1-2 महीने हैं और आपने कम से कम एक बार रिवीजन कर लिया है कंप्लीट, तो आप 2 दिन में 3 दिन में एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगा सकते हैं। देखो, जो जैसे टॉपिक्स पढ़े तो वो तो साथ साथ रिवाइज होते ही रहते थे क्वेश्चंस के साथ, और अलग से भी कभी कभी 5 मिनट में पढ़ लिया वगैरह। लेकिन सिलेबस मेरा 11th + 12 दोनों का जो है नवंबर के टाइम तक खत्म हो गया था, क्योंकि KVPY था, तो गोल था कि KVPY देते हमें पूरा 12th खत्म कर देना है। तो उसके बाद फिर मैं मोस्टली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता था अलग अलग उसके, मतलब जहाँ से भी मिल सकें। और फिर बोर्ड्स में भी काफ़ी टाइम चला गया था, स्कूल वाले काफ़ी उसमें आ गए थे, तो और फिर रिवीजन होता ही रहा। मोस्टली आखिरी 6 मंथ्स वाज ओनली रिवीजन। दे शुड फिनिश बाय नवंबर, बिकॉज़ मैंने भी उतना ही किया था। अपनी एक्सपीरियंस का बताइए। लाइक नवंबर में फिनिश करने के बाद एडिक्वेट टाइम होता है रिवीजन करने के लिए। तो कितनी रिवीजन डू यू थिंक हो जाएगी फिर भी कंप्लीट 11-12 को मिलाकर? कंप्लीट मेरे 3 बार हो गए थे। ओके, तो मतलब नवंबर तक पहले खत्म कर लो, उसके बाद बिफोर द एग्जाम फिर भी आपको 3 कंप्लीट रिवीजन का टाइम मिल जाता है, इंक्लूडिंग द मॉक टेस्ट एंड ऑल।